Hello to all nursing aspirants. I welcome you all on GDC nursing classes. तो आज से बेसिकली हम आरआरबी नर्सिंग एग्जाम जो होने वाला है 29 अप्रैल को, उसके लिए 9 मैराथन क्लासेस जो है शुरू करने वाले हैं। तो आज उसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है जो रिलेटेड होगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ऐसा मेन सब्जेक्ट होता है नर्सिंग का जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एमएसएन सब्जेक्ट के वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस क्लास में डील करने वाले हैं जो हमारे आरआरबी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज से लगातार एग्जाम तक हम बने रहेंगे इस सीरीज में, दैट इज मैराथन सीरीज। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, आज फर्स्ट क्लास एक अलग एनर्जी के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमसे पहले क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। यानी कि जब कोई बच्चा है या कोई इंसान है उसको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, तो वहां पे एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ब्लीड रुक जाए और एडहेरेशन होता है किसका? प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो उस टाइम पे ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिलीज होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जब प्लेटलेट आर एक्टिवेटेड। ठीक है, तो क्या वो हिस्टामिन होता है, हेपारिन होता है, सेरोटोनिन होता है या ब्रेडिकाइनिन होता है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो दैट इज सेरोटोनिन। ठीक है, तो सेरोटोनिन जो हमारा सब्सटेंस है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस प्लेटलेट्स जब जो है एक्टिवेटेड होती है। तो सेरोटोनिन जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। ठीक है, सेरोटोनिन सब्सटेंस जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है किसमें? ब्लड वेसल्स में, इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो बात करें सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन हमें देखने को मिला है ऐसा सब्सटेंस जो रिलीज होता है कब? इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में। तो अब अगर हम बात करें कि सेरोटोनिन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड आज इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सेरोटोनिन की। तो सेरोटोनिन को क्या बोला जाता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्राइट्रिप्टामिन। ठीक है, तो 5-HT के नाम से भी हम सेरोटोनिन को जानते हैं, ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, इज अ केमिकल, वो एक केमिकल होता है फाउंड इन प्लेटलेट्स, जो कि कहाँ मिलता है? प्लेटलेट्स में मिलता है, म्यूकोसा ऑफ GIT में मिलता है, मास्ट सेल्स एंड CNS, इन सारी जगहों पे जो है सेरोटोनिन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो सेरोटोनिन के बारे में आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन, ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि ऐसा कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम या PO4 2। ठीक है, ये इन सब में से ऐसा कौन सा हमारा जो आयन है वो क्या करता है? हेल्प करता है ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। तो दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हमारा एक ऐसा आयन है जो हेल्प करता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में।
ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्सप्लेनेशन। तो कैल्शियम फैक्टर जो है वो 4 होता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 इसको माना जाता है कि कैल्शियम इज क्लॉटिंग फैक्टर 4 इज इंपॉर्टेंट आयन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि जो क्लॉटिंग फैक्टर 4 दैट इज कैल्शियम, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इनटू वेरियस रिएक्शन of intrinsic, extrinsic and common pathway of process of coagulation, यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आयन है जो इन्वॉल्व होता है वेरियस रिएक्शंस में, इसीलिए ये हेल्प करता है किसमें, प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन हार्ट ऑफ फिश, यानी कि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए। जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, इसी तरीके से ये पूछा गया है कि कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं किसके, फिश के हार्ट में। तो अगर बात करें कि हमारी फिश के हार्ट में जो है वो 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ना 1 होता है ना 3, देखने को मिलता है 2 चैम्बर इन हार्ट ऑफ फिश। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फिशेस हार्ट हैव ओनली 2 चैम्बर्स, ठीक है, और द एट्रियम एंड वेंट्रिकल, यानी कि जो फिश का हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हैपेंस थ्रू द गिल्स, यानी कि जो ऑक्सीजनेशन होता है किसका, ब्लड का, वो होता है किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वॉल्व प्रेजेंट इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में कौन सी वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है। ठीक है, बैक फ्लो यानी कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है, ऐसी कौन सी वॉल्व है जो लेफ्ट एट्रियम में प्रेजेंट होती है। तो क्या एओर्टिक वॉल्व है, या पल्मोनरी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो बात करें तो हमारी मिट्रल वॉल्व जो है वो प्रेजेंट होती है कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट बैक फ्लो। ठीक है, बैक फ्लो हमारा प्रिवेंशन करती है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, यानी कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है करेक्ट पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, यानी कि इन जो हमारा हार्ट है उसमें एक सीक्वेंस होती है जिसमें कंडक्शन प्रोसीजर जो है स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होके किसके थ्रू जाके और कहां तक वो लास्ट खत्म होता है। ठीक है, तो इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऐसा सीरीज है जो सही पैटर्न में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से जो है कंडक्शन मेथड यूज होता है। ठीक है, तो क्या एवी नोड, एवी बंडल, ऐसे नोड, पुरकिंजी फाइबर, या बंडल ऑफ हिज बंडल ब्रांचेस, सॉरी। ठीक है, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस, बंडल ऑफ हिज, ऐसे नोड, पुरकिंजी फाइबर, नहीं, ये दोनों गलत हो जाता है क्योंकि वो हमारा जो देखा जाए तो वो ऐसे नोड है। ठीक है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड, बंडल ऑफ हिज, ये भी देखा जाए तो गलत है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो कंडक्शन मेथड है वो यूज होता है या फिर उसकी सीक्वेंस होती है, सबसे पहले हमारा ऐसे नोड से जाएगा एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज, देन बंडल ब्रांचेस एंड एट लास्ट पुरकिंजी फाइबर। ठीक है, तो ये हमारा डी जो है ऑप्शन सही जाता है कि जिसमें हमें देखने को मिलता है क्या, पाथवे फॉर कंडक्शन फॉर एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो कंडक्शन सिस्टम का थोड़ा सा हम जान लेते हैं
कि कंडक्शन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट इज अ नेटवर्क ऑफ मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल मसल फाइबर इन द हार्ट, ठीक है। तो बात करें कि जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का, वो एक नेटवर्क होता है किसका, मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड मायोकार्डियल मसल फाइबर का, ठीक है, जो हार्ट में होता है, दैट प्रोड्यूस एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, यानी कि जो प्रोड्यूस करता है किसको और कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, कंडक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है थ्रू आउट द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मल कंडक्शन कंसिस्ट ऑफ द साइनोएट्रियल यानी कि ऐसे नोड, देन एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल, ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस एंड द पुरकिंजे फाइबर, यानी कि ये पूरा हमारा एक ऑर्डर होता है किसका, कंडक्शन सिस्टम का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से कंडक्शन सिस्टम का सीक्वेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, यानी कि हमसे ये पूछ लिया गया है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहां पर, स्टमक में, ठीक है। तो अगर बात करें वो कैरोटिड आर्टरी हो सकती है, गैस्ट्रिक या सीलियक आर्टरी या सिफेलिक आर्टरी। तो अगर बात करें उस आर्टरी का नाम होता है गैस्ट्रिक आर्टरी। क्यों गैस्ट्रिक आर्टरी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी स्टमक दिया हुआ है, तो अगर हम स्टमक को रिलेट करें इन सब ऑप्शन में से तो गैस्ट्रिक आर्टरी से वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो गैस्ट्रिक आर्टरी है वो सप्लाई करती है कहां पे, स्टमक, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। तो अब अगर बात करें स्टमक की तो वो हमें देखने को मिलता है किससे, गैस्ट्रिक आर्टरी। तो गैस्ट्रिक आर्टरी एक ऐसी ब्रांच है किसकी, सीलियक आर्टरी की, वो एक ब्रांच होती है। गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी, फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अरोटा, यानी कि एब्डोमेन अरोटा जो होती है उसकी फर्स्ट ब्रांच होती है ये, विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इन केस ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, यानी कि हमारे पास जो हाइपरटेंशन होता है उसके दो फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल एंड अदर वन इज नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। तो मॉडिफाइबल हमारे जो फैक्टर होता है दैट कैन विच कैन बी चेंज्ड बाय एन इंडिविजुअल, ठीक है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं कौन से, जो किसी इंडिविजुअल को या फिर उस जो इंडिविजुअल है वो उसको चेंज कर सकता है। लाइक अगर मैं हाइपरटेंशन से डायग्नोज हुई हूं कि मुझे ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहने लगी है, तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, यानी कि वो ऐसे कॉजेज जिनको मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ यानी कि चेंज कर सकती हूँ। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ तो मैं थोड़ी सी एक्टिव हो सकती हूँ, एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ठीक है। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी आदत है जो क्या करती है, कॉज करती है किसको या फिर ट्रिगर करती है ब्लड प्रेशर को, तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। लाइक अगर मेरी डाइट में सॉल्ट ज़्यादा है तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ, वो आता है हमारा मॉडिफाइबल फैक्टर के अंडर, ठीक है।
तो और जो नॉन मॉडिफाइबल है वो है विच कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एन इंडिविजुअल। और अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एज हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है। बाकी अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वेट, यानी कि वेट अगर ज्यादा है तो उसको लूज करना, डाइट में चेंज इन डाइट, और किसको अगर लेजी है तो लेजी टू एक्टिव की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे ये दोनों जो है कॉज होते हैं किसके, हाइपरटेंशन के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि ऐसा कौन सा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, इंक्लूड ऑल, मतलब मॉडिफाइबल तो है लेकिन जो नॉन मॉडिफाइबल है हमें वो बताना है, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा गया है। तो अगर एज की बात करें तो एज हमारा क्या है, नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है, नॉन मॉडिफाइबल है। ओबेसिटी हमारा मॉडिफाइबल है, सॉल्ट इनटेक हमारा मॉडिफाइबल है, अल्कोहल इनटेक भी हमारा मॉडिफाइबल है। तो अगर बात करें तो एक्सेप्ट के हिसाब से हमारा आंसर एज जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, एक्सेप्ट करके पूछा गया था कि कौन सा ऐसा यहाँ पे रिस्क फैक्टर है जो नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है। तो एज हमारा आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट जाएगा क्योंकि ये हमारा होता है नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सप्लेनेशन हम देख रहे हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर प्राइमरी हाइपरटेंशन, यानी कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है, शुरुआत होती है हाइपरटेंशन की, यानी कि इडियोपैथिक हाइपरटेंशन आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर दैट कैन बी चेंज, ठीक है। तो जो चेंज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ओबेसिटी, स्मोकिंग, हैवी अल्कोहलिक कंजप्शन या सिडेंट्री लाइफस्टाइल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होती है, खाया पिया और सो गए, खाया पिया सो गए, ठीक है, ऐसा वाला लाइफस्टाइल। या स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, excessive salt consumption, a diet high in saturated fat, low intake of fruits and vegetables, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल है, यानी कि हम इनको चेंज कर सकते हैं। सो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा जो हाइपरटेंशन है उसमें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कम, यानी कि हम अगर चाहते हैं कि हम हाइपरटेंशन से जो है छुटकारा पाए तो हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने जरूरी होते हैं। अगर बात करें कि नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि जो इंसान चेंज कर ही नहीं सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज, ओल्ड एज, अबव 65 ईयर्स, या फिर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन फॉर और फैमिली हिस्ट्री एंड मेल जेंडर। तो इन सबको जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे आते हैं नॉन मॉडिफाइबल में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो CABG स्टैंड फॉर, एक हमसे एक फुल फॉर्म यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो उसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है कि CABG जो है वो क्या है। तो क्रेनियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या फिर सेरेब्रल आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या फिर सेरेबेलम आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो इन सब में से अगर हम बात करें तो CABG स्टैंड्स फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जाता है कि CABG स्टैंड्स फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, लेकिन CABG के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो CABG इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच अ बाईपास shunt is established that permit blood to travel from the aorta to internal mammary artery, यानी कि एक शंट जो है वो
प्लेस किया जाता है, बाईपास प्रोसीजर है ये सर्जिकल। उससे क्या होता है, जो ब्लड है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम आयोटा टू इंटरनल मेमोरी आर्टरी टू द ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड अ पॉइंट पास टू एन ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि जो पॉइंट, जो ऑब्स्ट्रक्शन हमारा प्रेजेंट था उसके थ्रू जाके भी वो क्या है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, CABG यानी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इसीलिए किया जाता है। नेक्स्ट इज इट इज यूज टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एग्जाम्पल, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन किसी को हुआ है या फिर हार्ट अटैक। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम CABG का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नर्स इज टीचिंग पेशेंट विद अ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। यानी कि जो नर्स है वो एक पेशेंट है जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, उसको कुछ बता रही है। क्या? कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में, अबाउट हिज मेडिकेशन, मतलब उसकी जो दवाइयां हैं उसके बारे में उनको बता रही है। नर्स एक्सप्लेन दैट द पर्पस ऑफ डिगॉक्सिन इज टू, यानी कि जो डिगॉक्सिन उसकी मेडिकेशन चल रही है उसका पर्पस जो है वो बताने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले अगर डिगॉक्सिन की बात करें तो ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है किसमें, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंत हमें डिगॉक्सिन जो है स्टॉप करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि डिगॉक्सिन के बारे में नर्स कुछ पेशेंट को एक्सप्लेन कर रही है, तो हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं कि डिगॉक्सिन जो करती है वो क्या करती है, डायलेट द कोरोनरी आर्टरी, या फिर इंक्रीज द रेट ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इज प्रिवेंट प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, या इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि अगर बात करें डिगॉक्सिन की, तो डिगॉक्सिन हमारा हेल्प करता है किसमें, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कंजेशन। ठीक है, तो डिगॉक्सिन के बारे में जो नर्स उसको सही बता रही है तो वो हमारा ऑप्शन डी जाता है। A, B, C तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि डिगॉक्सिन जो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रेंथनाइज करने की, मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कराती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें डिगॉक्सिन के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि डिजिटलाइज ग्लाइकोसाइड्स इसको बोलते हैं। ठीक है, उसका डिगॉक्सिन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, यानी कि इंक्रीज कर देती है स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड जो है पंप आउट, यानी कि कार्डियक आउटपुट बढ़ता है अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर वीक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। लेकिन अगर डिगॉक्सिन की बात करें तो वो हेल्प करती है ज्यादा कार्डियक आउटपुट जो है कराने में, और ज्यादा कार्डियक आउटपुट तभी होगा जब हमारा स्ट्रॉन्ग कार्डियक मूवमेंट होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन कम या स्लो तो कार्डियक आउटपुट भी कम। ठीक है, तो डिजिटलिस डिगॉक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस यूज्ड टू ट्रीट पेशेंट विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो डिगॉक्सिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिगॉक्सिन के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी जस्ट मैं आपको कुछ बता रही थी कि डिगॉक्सिन का एक ऐसा साइड इफेक्ट होता है जब अगर हमें वो देखने को मिलेगा तो हमें तुरंत ही डिगॉक्सिन जो है वो स्टॉप कर देनी है। ठीक है, तो डिगॉक्सिन शुड नॉट बी गिवन इफ पेशेंट हैविंग, यानी कि ऐसी इनमें से कौन सी कंडीशन है कि अगर हमें देखने को पेशेंट में मिल रही है तो हमें तुरंत के तुरंत डिगॉक्सिन को जो है वो स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या ब्रेडिकार्डिया या टैकिकार्डिया।
तो अगर बात करें तो ब्रेडिकार्डिया हमारा एक ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है डिगॉक्सिन से कि जिसे देखने के बाद हमें डिगॉक्सिन पेशेंट को नहीं देनी है। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया अगर बात करें कि लेस देन 60 बीट पर मिनट अगर हमें क्या देखने को मिले पेशेंट का पल्स रेट। ठीक है, अगर पल्स रेट हमें देखने को मिल रही है लेस देन या फिर 60 बीट पर मिनट, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये साइड इफेक्ट किसका है, डिगॉक्सिन का। तभी पेशेंट जो है ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है और तुरंत हमें स्टॉप कर देनी है डिगॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा जो है क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कही जाती है मास्टर ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या पैंक्रियास। तो इनमें से अगर हम बात करें, क्योंकि बेसिकली अगर ये देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि पिट्यूटरी के अंदर जो है मतलब उससे मैसेज जाता है, तभी जो अलग अलग ग्लैंड्स जो है वो अपना क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है या फिर रिलीज करना बंद करती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग ऑल कॉन्सेप्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड भी दो में डिवाइड है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि वो क्या करती है, जो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, although the pituitary gland itself controlled by hypothalamus, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद जो कंट्रोल होती है किससे, हाइपोथैलेमस से, बाय इट्स रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी कि रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन के थ्रू। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड एज अ कंट्रोलर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है उसको कंसीडर किया जाता है क्या, कंट्रोलर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो बेसिकली इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मास्टर ग्लैंड बताओ। ठीक है, मास्टर ग्लैंड हमें पता है कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन कुछ बन सकता है तो वो कि हु इज द कंट्रोलर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है और फिर ये पता होना चाहिए कि मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आपको ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एन ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज सीन इन, यानी कि किसी भी बोन या टिश्यू का ओवर ग्रोथ होना। ठीक है, बोन या सॉफ्ट टिश्यू का ओवर ग्रोथ होना वो किस कंडीशन में देखने को मिलता है, एक्रोमेगाली में, टिटनी में या कुशिंग सिंड्रोम में या गोइटर में। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमें ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगा बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज का, तो वो हमारा होता है एक्रोमेगाली। कि एक्रोमेगाली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें ओवर ग्रोथ ऑफ बोन एंड टिश्यूज देखने को मिलता है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, हार्मोन एसेंशियल या रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजैकुलेशन रेफर्स टू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरली हमसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हार्मोन ऐसा कौन सा है जो एसेंशियल है और रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मिल्क इजैकुलेशन इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए। तो प्रोजेस्टेरॉन,
एस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो इनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन हमें देखने को मिलता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मिल्क इजेक्शन के लिए। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा ऐसा हार्मोन है जो क्या कराता है, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे क्योंकि इनका फंक्शन कुछ और होता है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होती है, यानी कि ऐसा कौन सा कोज है जिसके वजह से हमें कुशिंग सिंड्रोम जो है देखने को मिलता है। तो क्या इंक्रीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या इंक्रीज थायराइड हार्मोन, इंक्रीज एंटी डायरेटिक हार्मोन या इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन हमें सही लग रहा है जिससे हम ये कह सकते हैं कि कुशिंग सिंड्रोम का कॉज बन सकता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं वो एक ऐसा कॉज है जिसके वजह से क्या देखने को मिलता है, इन कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो आंसर या ऑप्शन ए इज कंसिडर्ड एज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो अगर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का जो है ओवर प्रोडक्शन होता है फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स और फ्रॉम आउटसाइड एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम या फिर हाइपर कॉर्टिसोलिज्म उसको बोलते हैं। तो अगर बात करें कुशिंग सिंड्रोम की तो वो होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स और आउटसाइड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो एंडोजीनियस हाइपर सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल कॉजेज कुशिंग्स डिजीज, यानी कि जो एंडोजीनियस हाइपर सिक्रीशन है किसका, कॉर्टिसोल का, तो वो भी हमारा क्या कराता है, कुशिंग डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है किसकी, सीरम यूरिया की। तो अगर बात करें सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू 15 to 40 mg per dl, 30 to 45 mg per dl, 35 to 40 mg per dl या 40 to 60 mg per dl। तो इनमें से ऐसी कौन सी नॉर्मल वैल्यू है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें नॉर्मल वैल्यूज भी पता होने चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तभी हम इन क्वेश्चन को कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं तो हमें वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो नॉर्मल की बात करें तो 15 to 40 mg पर dl हमारा कंसीडर्ड किया जाता है किसको, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिया। तो ऑप्शन ए विल बी राइट। ठीक है, कि 15 to 40 mg पर dl जो है वो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिया की देखने को मिलती है। तो अब हम एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्शन इनटू ब्लड इज 1। ठीक है, जो कि 8 to 25 mg पर dl होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू हमारी 2.5 to 8 mg पर dl और क्रेटिनिन की बात करें तो 0.5 to 1.5 mg पर dl इनकी नॉर्मल वैल्यू देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यूज जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट आंसर देना पड़ेगा, उसके लिए नॉर्मल वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि क्रॉनिक रीनल फेलियर कि जो क्रॉनिक रीनल फेलियर है उसके कॉजेज ऑल, मतलब इस ऑप्शन में जो दिए गए हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के सारे कॉज हैं एक को छोड़कर। ठीक है, तो वो कौन सा हो सकता है कि हाइपरटेंशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो अगर बात करें तो हाइपरकैल्सीमिया जो है
वो एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं होता है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हमें किस में देखने को मिलता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर में। तो ऑप्शन हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलता है। अगर कुछ नहीं देखने को मिलता है दैट इज हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, वो देखने को नहीं मिलता है किसके अंडर, क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर। ठीक है, तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स की बात कर लेते हैं हम क्रॉनिक रीनल फेलियर में। ठीक है, तो हमारा क्लिनिकल फीचर ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर आल्सो कॉल्ड यूरेमिया। ठीक है, नेक्स्ट इज देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया हमें देखने को मिलता है, क्यों, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू एक्टिवेट विटामिन डी, यानी कि जो किडनी की विटामिन डी को एक्टिवेट करने की एबिलिटी होती है वो जो है वो खत्म हो जाती है, इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया विच कॉजेज टेटनी, यानी कि टेटनी देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा ड्यू टू रिटेंशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि आप किसी की किडनी खराब हो गई है, उसकी बॉडी में जो है ओवर फ्लूइड हो गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि किडनी तो फिल्टर आउट नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली फ्लूइड जो है हमारी बॉडी में बढ़ेगा, जिसके वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, हाइपरमैग्नीसीमिया, मसल क्रैम्प्स एंड पर्ट्यूसिस देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, किडनी अनेबल टू एक्सक्रीट H आयन एंड सिंथेसाइज बाइकार्बोनेट बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो हमारी किडनी है वो अनेबल हो जाती है एक्सक्रीट करने के लिए क्या, H आयन, और सिंथेसाइज नहीं कर पाती है बाइकार्बोनेट के लिए, इसीलिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि एजोटेमिया हमें देखने को मिलता है, क्या होता, क्यों, इंक्रीज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लाइक बर्न, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन इन द ब्लड, यानी कि हमें ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, इंक्रीज अमाउंट में देखने को मिलते हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर, तो इसीलिए एजोटेमिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्लिनिकल फीचर है क्रॉनिक रीनल फेलियर में कि आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो विच ड्रग यूज्ड इनटू हेमोडायलिसिस टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, यानी कि ऐसा कौन सा ड्रग है जो हम यूज करते हैं हेमोडायलिसिस में, क्या प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो एस्पिरिन, वारफेरिन, हिपैरिन या फिर प्रोटामाइन, ऐसा अभी हमने कुछ टाइम पहले डायलिसिस की क्लास ली थी इसी चैनल पे, तो उसमें मैंने बहुत आसानी से और हर चीज एक्सप्लेन करते हुए बताई थी कि ऐसा कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉट। ठीक है, तो अगर आपको डायलिसिस का भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमारे चैनल पे आपको एक और वीडियो मिल जाएगा, उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, तो ऐसा हमारा हिपैरिन एक ऐसा ड्रग होता है जो हम ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस यूज करते हैं, किसके लिए, टू प्रिवेंट क्या, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए हिपैरिन इज यूज्ड। ठीक है, बाकी एस्पिरिन, वारफेरिन एंड प्रोटामाइन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो हिपैरिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिपैरिन इज ऑफन यूज्ड इनटू हेमोडायलिसिस एंड ओपन हार्ट सर्जरी, यानी कि हिपैरिन का यूज किया जाता है हेमोडायलिसिस में और ओपन हार्ट सर्जरी में। इनटू हेमोडायलिसिस हिपैरिन प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट करता है। इनटू एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सिस्टम्स लाइक ट्यूबिंग यूज फॉर द हेमोडायलिसिस, यानी कि हेमोडायलिसिस में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो बॉडी से मशीन टू बॉडी वापस आता है, तो जो हमारी ट्यूब्स हैं जो हेमोडायलिसिस में यूज होती हैं उनमें ब्लड क्लॉट ना हो, इस वजह से हमारा हिपैरिन का यूज
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इमीडिएट एक मिनट। नेक्स्ट हमारा अगर क्वेश्चन की बात करें तो द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस ड्यू टू हेमोडायलिसिस इज, यानी कि एकदम से किसी पेशेंट को हेमोडायलिसिस कराते कराते एपिस्टैक्सिस हो गया है। तो अगर बात करें एपिस्टैक्सिस क्या होता है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ठीक है, तो ब्लीडिंग फ्रॉम नोज को हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। तो तुरंत के तुरंत जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वो क्या देखने को मिलेगा, या नर्स जो है उसको क्या करना बनता है। तो अलाउ द पेशेंट टू ब्रीथ नॉर्मली, कि जो पेशेंट है उसको हम नॉर्मल ब्रीथ करने दें, या गिव डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन, कि जो डॉर्सल रिकम्बिनेंट पोजीशन देनी है, या कॉल द डॉक्टर, या पैक द नोज विद पैराफिन गॉज। ठीक है, कि हम पैराफिन गॉज के थ्रू जो है नोज जो है उसकी पैकिंग कर दे। तो अगर बात करें तो हमारा जो राइट प्रायोरिटी होती है वो नेजल पैकिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम पैराफिन गॉज को यूज करके उसकी नेजल पैक कर देंगे, ठीक है, पैक द नोज विद पैराफिन गॉज, तो हमारा जो है एपिस्टैक्सिस जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, नेजल ब्लीड होना बंद हो जाएगा। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा जो होगा वो होगा पैक द नोज विद पैराफिन गॉज। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो अब हम पढ़ लेते हैं एपिस्टैक्सिस इनटू हेमोडायलिसिस। ठीक है, कि क्यों होता है, किस कारण के वजह से होता है। तो एपिस्टैक्सिस हमारा बात करें, एपिस्टैक्सिस इनटू हेमोडायलिसिस अकर ड्यू टू ब्लीडिंग टेंडेंसीज, यानी कि कुछ ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती है, उसके वजह से हमें देखने को मिलता है हेमरेज एसोसिएटेड विद यूज ऑफ एंटीकोगुलेंट, एग्जाम्पल हिपैरिन। ठीक है, तो हिपैरिन को यूज करते हैं हम, एंटीकोगुलेंट यूज करने के वजह से कुछ हमारी ब्लीडिंग टेंडेंसीज जो है वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमें हेमोडायलिसिस के ड्यूरिंग एपिस्टैक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कैथेटराइजेशन कॉज यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट स्टिक। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोकर्टी और पेट्रोलियम गोज nasal packing may be used for anterior bleeding if bleeding site is clearly identified। तो हम इन सब चीजों को यूज करके जो नेजल पैक है वो कर सकते हैं, और वो भी कब कर सकते हैं कि अगर हमें ब्लीडिंग साइट जो है वो इजीली जो है आइडेंटिफाइड है, दिख रही है कि ब्लीड कहाँ से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीथ थ्रू माउथ, यानी कि हम बोलेंगे कि जो एपिस्टैक्सिस हो रहा है उस पेशेंट को कि आपको जो है सांस मुंह से लेना है ड्यूरिंग नेजल पैकिंग। ठीक है, आफ्टर दैट पेशेंट शुड लाई क्वाइटली प्रॉप्ड अप एट 40 डिग्री एंगल। ठीक है, बेड का। तो जो हम पेशेंट हैं उनको समझाएंगे कि आपकी नेजल पैक कर दी गई है क्योंकि आपको नाक से ब्लीड हो रही है इस कारण के वजह से। तो अब आपको मुंह से सांस लेना है, चुपचाप लेटे रहना है, और बेड जो है हमें 45 डिग्री पे प्रॉप्ड अप कर देना है। ठीक है, एंड लिमिट टॉकिंग, यानी कि बात करने के लिए उसको मना करना है, जितना कम हो सके उतनी बातें करनी है। इन द इमरजेंसी रूम द पेशेंट शुड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। ठीक है, यानी कि क्या करना है, जो हमारा इमरजेंसी में है पेशेंट अगर, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लीन फॉरवर्ड, यानी कि बैठ जाए और अब इस तरीके से पोजीशन बैठ के ले ले, यानी कि लीन फॉरवर्ड। उसको ऐसे लिटाना नहीं है, क्योंकि जो एपिस्टैक्सिस है ये क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग एपिस्टैक्सिस आपको पेशेंट को जो डिजायर पोजीशन है वो देनी है, तो वो कौन सी होती है, वो लीन फॉरवर्ड होती है। ठीक है, बैठ के सिटिंग विद लीन फॉरवर्ड। ठीक है, ये पोजीशन हमारी एपिस्टैक्सिस में दी जाती है। ठीक है, तो बढ़ते ये सब हमारा है एपिस्टैक्सिस के बारे में कुछ छोटा इंफॉर्मेशन। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस इज अ किडनी डिसऑर्डर, यानी कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो एक किडनी डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स द ग्लोमेरुलाई, यानी कि जो अफेक्ट करता है किसको, ग्लोमेरुलाई को। इट यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एडिमा, हाइपरटेंशन एंड, यानी कि जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उसके कैरेक्टरिस्टिक कुछ हैं जिसमें से एडिमा देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है वो हमें इस क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो WBC इन यूरिन, डिसयूरिया, पॉलीडिप्सिया या हेमेचूरिया। तो अगर बात करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तो उसके कुछ कैरेक्टराइज्ड क्या है, सिम्टम्स है, दैट इज एडिमा, हाइपरटेंशन एंड हेमेचूरिया। ठीक है, तो हमारे ये तीन कैरेक्टराइज सिम्टम्स हैं कि जो हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। तो वो कौन से होते हैं, एडिमा, हाइपरटेंशन एंड हेमेचूरिया। ठीक है, ये तीन सिम्टम्स जो हैं वो हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा कि हेमेचूरिया एक ऐसा ऑप्शन है जो किस में देखने को मिलेगा, एडिमा एंड हाइपरटेंशन के साथ साथ हेमेचूरिया देखने को मिलेगा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी कि अगर बात करें, एक्सप्लेन करें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, तो वो हमें उसमें देखने को मिलता है कि ब्लड दिखता है किसमें, यूरिन के अंदर। तो यूरिन लुक्स लाइक डार्क स्मोकी कोला कलर और रेड ब्राउन, यानी कि हमारा यूरिन का कलर जो है वो डार्क देखने को मिलेगा, स्मोकी, कोका कलर एंड रेड ब्राउन। और यहां से क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का एक पेशेंट है, उसका जो है हमने क्या लगाया हुआ है, यूरिन बैग लगाया हुआ है, और उसका जो कलर है यूरिन का वो आ रहा है डार्क कलर, स्मोकी या फिर कोका कलर। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा क्या ये नॉर्मल फाइंडिंग है, एबनॉर्मल फाइंडिंग है, या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से बन जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोटीन इन द यूरिया, यानी प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, ओलिगोयूरिया यानी कि जो यूरिन की क्वांटिटी है वो कम देखने को मिलती है, एडिमा, पर्ट्यूसिस, नोजिया, इंक्रीज्ड बर्न, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉन्स्टिपेशन एंड हाइपरटेंशन। तो ये सारे हमारे क्या है, साइन है, सिम्टम्स है जो कहाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, डार्क स्मोकी कोका कलर, रेड ब्राउन यूरिन इज क्लासिक सिम्टम ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ड्यू टू ग्रॉस हेमेचूरिया, यानी कि ग्रॉस हेमेचूरिया होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, इसीलिए जो हमारा ये सिम्टम है इसको क्या बोला गया है, क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को हम क्या, उसके इन्फ्लामेशन यानी कि इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लामेशन हो गया यूरिनरी ब्लैडर को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्सिस, ब्लैडर सेप्सिस, यूरेथ्राइटिस या फिर सिस्टाइटिस। तो बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टाइटिस, मतलब उसका इन्फ्लामेशन जो है हम क्या बोल सकते हैं उसको, सिस्टाइटिस। तो उसके इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को हम बोल देंगे सिस्टाइटिस। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, ए बी सी सब हमारे ऑप्शन गलत है क्योंकि उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर that usually occur as a result of ascending urinary tract infection mainly by E. coli।
कॉल्ड सिस्टाइटिस। यानी कि ये इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ज्यादातर देखा जाता है, क्यों होता है या फिर वो किस वजह से हो जाता है, तो वो असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसके वजह से। और जो कॉज करता है कौन, ई कोलाई। ई कोलाई हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सिस्टाइटिस के लिए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दी गई है सिस्टाइटिस की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो टोटल पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर, यानी कि क्रेनियल नर्व्स में कितने पेयर जो है होते हैं, तो 122, 20, 12 या फिर 14। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व कितना होता है, कितने पेयर होते हैं, कौन सी होती है और किसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इससे बात करें तो हमारा 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व जो है देखने को मिलता है, ना 122, ना 20, ना ही 14। तो आंसर हमारा 12, टोटल 12 क्रेनियल नर्व पेयर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम बेसिक और ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन एंड देयर लेसन्स हम बात करने वाले हैं। तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट, जिसको नाम है ऑल्फैक्टरी, ठीक है, गिव्स सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व फर्स्ट जो है उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो हमें क्या करती है, सेंस ऑफ स्मेल का एहसास कराती है। लॉस और डिस्टर्बेंस इन सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि अगर इसमें कोई क्रेनियल नर्व 1 हमारी डैमेज होती है तो वो क्या करती है, लॉस ऑफ डिस्टर्बेंस इन सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व सेकंड ऑप्शन हमारा ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है, गिव सेंस ऑफ विजन। सेकंड ऑप्टिक नर्व होती है जो हमें विजन की जो सेंस देती है। अगर डैमेज हो जाए तो ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज हमारा क्रेनियल नर्व थर्ड, दैट इज ऑक्यूलोमोटर। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर होती है जो हमारे आई मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि पटोसिस देखने को मिलेगा जो कि होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स या डेविएशन ऑफ आईबॉल आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड डायलेशन ऑफ प्यूपिल एंड डिप्लोपिया। ऐसा है कि अगर हमारी क्रेनियल नर्व थर्ड डैमेज हुई तो हमें पटोसिस देखने को मिलेगा। पटोसिस हमारा होता है ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, यानी आईलिड का ड्रॉप होना, वो देखने को मिलेगा। डेविएशन हो जाती है हमारी आईबॉल आउटवर्ड, डायलेशन ऑफ प्यूपिल देखने को मिलेगा और डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व 4, दैट इज ट्रोक्लियर। ठीक है, जो हेल्प करती है रोटेशन ऑफ आईबॉल अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड डिप्लोपिया, यानी कि हमारी जो आई बॉल है उसका जो अपवर्ड मूवमेंट है और आउटवर्ड मूवमेंट है वो हमारी ट्रोक्लियर जो है क्रेनियल नर्व 4 हेल्प करती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व 5 जो है वो हमारी ट्राइजेमिनल है। ठीक है, जो हमारी सेंसरी फंक्शन है कराती है पेन और लॉस ऑफ सेंसेशन इन फेस, फोरहेड, टेम्पर एंड आई, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया हमें देखने को मिलता है किसके वजह से, क्रेनियल नंबर 5 से। मोटर फंक्शन भी ये करती है कि डेविएशन ऑफ जो टुवर्ड्स पैरालाइज साइड एंड डिफिकल्टी इन चुइंग, यानी कि अगर इसमें हमारी डैमेज हो जाती है क्रेनियल नर्व नंबर 5 तो हमें अगर मोटर फंक्शन हमारा बात करें तो जो है हमारा उसमें इफेक्ट आता है और हम अनेबल हो जाते हैं चुई करने में, यानी कि चबाने में हम
अनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों जो सेंसरी और मोटर फंक्शन करती है, कौन, क्रेनियल 5 दैट इज ट्राइजेमिनल। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात करें तो क्रेनियल नर्व नंबर 6। तो क्रेनियल नर्व 6 जो है हमारी, वो है एब्ड्यूसेंस, अब प्योरली सोमैटिक मोटर नर्व है, ये ओनली मोटर फंक्शन करती है। ठीक है, डेविएशन ऑफ आई आउटवर्ड एंड डिप्लोपिया ये कराती है। ठीक है, क्रेनियल नर्व नंबर 7 की बात करें तो फेशियल नर्व होती है जो सप्लाई करती है मसल्स ऑफ फेशियल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन एंड एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, यानी कि ये हमारे फेशियल मूवमेंट में काम आती है और 2/3 जो एंटीरियर टंग है हमारी उसमें हेल्प करती है टेस्ट के लिए। पैरालिसिस ऑफ मसल ऑफ वन साइड ऑफ द फेस, इनएबिलिटी टू wrinkle forehead, to close eyes, to whistle and smile, Bell's palsy, यानी कि अगर हमारी ये जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 है, फेशियल नर्व जो है, अगर उसमें पैरालिसिस देखने को मिलेगा तो हमारा जो है इनएबिलिटी होगी रिंकलिंग फॉरहेड, यानी कि जो हम फॉरहेड में रिंकल्स कर लेते हैं वो नहीं कर पाएंगे, आई क्लोज नहीं कर पाएंगे, विसल नहीं कर पाएंगे और स्माइल भी नहीं कर पाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी देखने को मिलता है अगर हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 7 डैमेज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियल नर्व 8। ठीक है, दैट इज वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ठीक है, गिव सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस और इक्विलिब्रियम, यानी जो 8th क्रेनियल नर्व है वो क्या करती है, हियरिंग कराती है और बैलेंस और इक्विलिब्रियम में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें डेफनेस देखने को मिलेगी, टिटनस, नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्रेनियल नर्व 9 की, दैट इज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। ठीक है, डिस्टर्बेंस ऑफ टेस्ट, अगर ये खराब हो जाए तो टेस्ट में डिस्टर्बेंस होता है, लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि हम स्वेलो करेंगे तो डिफिकल्टी होगी। क्रेनियल नर्व नंबर 10 की बात करें तो हमारा ये वेगस हो जाता है। ठीक है, वेगस है नर्व हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि क्रेनियल नर्व 10 जो है वो वेगस नर्व है और जो हमारी इंटरनल ऑर्गन को रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये डैमेज हो जाए तो ये हमारी हॉर्सनेसनेस एंड डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड टॉकिंग, यानी कि हमारी जो वॉइस होगी वो हॉर्सनेसनेस आएगी और हम बात करने में अनेबल होंगे और क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, यानी कि स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व 11, क्रेनियल नर्व 11 की बात करते हैं तो दैट इज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, सप्लाई टू 2 मसल्स एसेंशियल टू नेक एंड शोल्डर मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो 2 एसेंशियल मसल है उनको सप्लाई करती है, नेक एंड शोल्डर मूवमेंट कराती है। एग्जाम्पल क्या है ये, स्टर्नो क्लाइडोमेस्टॉइड एंड ट्रपेजियस। ठीक है, इनको जो है वो क्या करती है, सप्लाई करती है। ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर एंड इनएबिलिटी टू रोटेट हेड अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, अगर ये डैमेज हो जाती है तो हमें ये सब जो डिफिकल्टी है वो देखने को मिलती है। क्रेनियल नर्व 12 की अगर बात करें तो हाइपोग्लोसल होती है, उसका नाम सप्लाई टू टंग मसल, यानी कि कहाँ सप्लाई करती है, टंग मसल में। पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द टंग एंड थिक स्पीच, यानी कि अगर ये डैमेज हो जाए तो हमें पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ टंग देखने को मिलता है और थिक स्पीच भी देखने को मिलती है। तो ये सारा जो है हमारा क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कशन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी कभी हमें नंबर देके क्रेनियल नर्व का नाम पूछ लिया जाता है कि क्रेनियल नर्व 10 कौन सी है या फिर 12 कौन सी है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्रेनियल नर्व के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कॉज होती है? मीजल्स, जर्मन मीजल्स, इन्फ्लुएंजा या फिर मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। ठीक है, तो देखा जाए तो हमारी मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो एक ऐसी डिजीज है जो किससे कॉज होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो ये हमारे मीजल्स, जर्मन मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ये सब ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो हम थोड़ा सा मेनिंजाइटिस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन प्रोसेस ऑफ CNS। ठीक है, दैट इज आर्कनॉइड एंड पायामेटर मेनिंजाइटिस। ये हमारा कहाँ मिलते हैं? ब्रेन में मिलते हैं। ठीक है, तो उसका जो क्या है, ये इन्फ्लामेशन है। ठीक है, कॉज बाय बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि ये किसके थ्रू कॉज होता है? बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस मेनली कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड मेनिंजाइटिडाइटिस। ठीक है, ऑल्सो नोन एज नेसेरिया मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV भी उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें वायरल मेनिंजाइटिस की तो मेनली कॉज बाय मम्प्स, पैरामैक्सोवायरस या फिर हर्पिस वायरस। तो अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करें तो हमारे पास ये सारे जो है बैक्टीरिया है, और वायरल की बात करें तो हमारे पास ये सारे वायरस हैं जो कॉज करते हैं क्या? मेनिंजाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि कर्निंग साइन इज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ, यानी कि एक कर्निंग साइन है, वो कौन सी डिजीज का स्ट्राइकिंग फीचर है? मेनिंजाइटिस, नेफ्राइटिस, न्यूराइटिस या फिर डेंड्राइटिस। ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कर्निंग साइन है? तो बेसिकली अगर आपने मेनिंजाइटिस के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि कर्निंग साइन जो है वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? दैट इज मेनिंजाइटिस डिजीज। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस डिजीज के अंदर हमें जो है कर्निंग साइन देखने को मिलता है, ना कि नेफ्राइटिस में, न्यूराइटिस में एंड डेंड्राइटिस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कर्निंग साइन क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मेनिंजाइटिस ये है। तो साइन ऑफ मेनिंजियल इरेशन इनटू मेनिंजाइटिस आर नकल रिजिडिटी। ठीक है, नकल रिजिडिटी देखने को मिलती है, नेक स्टिफनेस, पॉजिटिव कर्निंग साइंस एंड ब्रुडिन्स्की साइन। तो अगर बात करें कि कर्निंग साइन क्या होता है, तो मेक 90 डिग्री एंगल बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई एंड बिटवीन थाई एंड नी इन सुपाइन पोजीशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 90 डिग्री एंगल बनाना है, किसके? बिटवीन एब्डोमेन एंड थाई और बिटवीन थाई एंड नी। जैसे कि आपको इस इमेज में दिखा रहे हैं कि आपको जो पेशेंट है उसका जो एब्डोमेन और नी है, उसके थाई है, उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फिर जो नी है और उसके इस पार्ट में भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनना चाहिए। तो अगर इसको बनाने के बाद देन एक्सटेंड लेग अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? लेग को अपवर्ड एक्सटेंड करना है। इट में कॉज पेन एंड स्पाज्म ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल, यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल में जो है हमें स्पाज्म और पेन देखने को मिलेगा। तो हमारा जो पॉजिटिव कर्निंग साइन है, यानी कि हमारी जो असेसमेंट है वो जा रहा है किसकी तरफ? कर्निंग साइन जो कि प्रेजेंट है किसमें? पेशेंट में। कब? अगर ये एंगल बनाने के बाद हमें पेन होगा या स्पाज्म होगा हैमस्ट्रिंग मसल में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ब्रुडिन्स्की साइन की बात करें तो हमारा इफ वी लिफ्ट हेड अप, यानी कि अगर हम हेड लिफ्ट करें, जैसे आपने इस वाले इमेज में देख रहे हो कि अगर हम बच्चे का हेड अप कर रहे हैं
एंड फ्लेक्स नेक इन सुपाइन पोजीशन, यानी कि नेक फ्लेक्स करते हैं। सुपाइन पोजीशन होती है हमारी ये पोजीशन कि ये सुपाइन सीधा लेटना, ठीक है। इट में प्रोड्यूस फ्लेक्शन टू बोथ थाई, यानी कि ये फ्लेक्शन क्रिएट करेगा बोथ थाई में, एट हिप एंड फ्लेक्शन एट ऑफ एंकल एंड नी, यानी कि फ्लेक्शन किस में करेगा, थाइज में करेगा ये फ्लेक्शन, और ये हमारी एंकल और नी में भी क्या करेगा, फ्लेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये होता है हमारा ब्रुडिन्स्की साइन, ठीक है। अगर ये हमें देखने को मिलती है फाइंडिंग्स तो हमारा पॉजिटिव होता है ब्रुडिन्स्की साइन भी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपको पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन COPD, यानी कि COPD में ऐसी कौन सी एंटिटी है जो नहीं पाई जाती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एम्फाइसीमिया या फिर निमोनिया। तो COPD में सब कुछ मिलता है लेकिन निमोनिया जो है वो देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी जाएगा कि निमोनिया एक ऐसा एंटिटी है जो COPD में इंक्लूड नहीं होता है, बाकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, एस्थमा और एम्फाइसीमिया जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो हमें COPD में देखने को मिलता है। तो राइट एट्रियम एनलार्जमेंट या राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट या लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट। तो बेसिकली अगर बात करें तो हमें जो कॉम्प्लिकेशन एज COPD का देखने को मिलता है दैट इज राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट, ठीक है। तो अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन की तो हमें राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट जो है देखने को मिलेगा किसमें, COPD में, ठीक है। COPD के अंदर हमें राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट जो है देखने को मिलेगा। अब हम बात करें COPD के थोड़े से कॉजेज या उसके बारे में जो हमें थोड़ा नॉलेज पता होना चाहिए सबके बारे में। ड्यू टू हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन COPD कॉजेज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी कि एन एनलार्जमेंट। जो हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है हमें COPD में, उसके वजह से क्या हो जाता है, जो राइट वेंट्रिकल है उसका हाइपरट्रॉफी होगा और एनलार्जमेंट होता है, which eventually leads to clinical syndrome of rigid ventricular failure, ठीक है। जो क्या लीड करता है, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की तरफ जो है लेके जाता है विद सिस्टमिक कंजेशन, ठीक है, विद सिस्टमिक कंजेशन। तो ये जो है हमें COPD के बारे में पता होना चाहिए कि क्योंकि हमें हाइपोक्सिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है जिसके वजह से राइट वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट हो रहा है, जिसके वजह से इवेंचुअली लीड टू क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच स्टेज ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स डज द कैंसर स्प्रेड बियॉन्ड द पेल्विस, ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि हमारे कुछ स्टेजेस होते हैं कि उनमें स्पेसिफाइड होता है कि कैंसर कौन सी स्टेज पे है तो कितना स्प्रेड हुआ होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि ऐसी कौन सी स्टेज है कार्सिनोमा की, सर्विक्स की, कि जो कैंसर है वो स्प्रेड हुआ होगा बियॉन्ड द पेल्विस, ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। तो अगर बात करें तो हमारी जो स्टेज है वो 4 में ऐसा देखने को मिलता है कि जो स्प्रेड हुआ है सर्विक्स कैंसर वो कहाँ चला जाए, पेल्विस के बियॉन्ड ब्लैडर और रेक्टम के, ठीक है। तो स्टेज 4 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात करें कि इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस है और क्लासिफिकेशन है जो जिसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको बोल सकते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। तो स्टेजिंग बेस्ड ऑन इंटरनेशनल
फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, यानी कि फीगो के अकॉर्डिंग हमारे क्लासिफिकेशन है। तो स्टेज 1 में हमें कार्सिनोमा कंफर्म्ड टू द सर्विक्स, यानी कि स्टेज 1 में कार्सिनोमा कंफर्म्ड होता है किसमें, सर्विक्स में। स्टेज 2 की बात करें तो कार्सिनोमा इन्वेड्स बियॉन्ड द यूट्रस बट नॉट द पेल्विस वॉल और वेजाइना, यानी कि कार्सिनोमा इन्वेड होगा बियॉन्ड द यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के बियॉन्ड जाएगा बट पेल्विस वॉल तक नहीं पहुंचता है और वेजाइना तक नहीं पहुंचता है। लेकिन स्टेज 3 में अगर बात करें तो स्प्रेड टू पेल्विस वॉल और वेजाइना, यानी कि वो स्टेज 3 में कहां तक पहुंच जाता है, पेल्विस एंड वेजाइना तक। नेक्स्ट स्टेज 4 में वो स्प्रेड हो जाता है बियॉन्ड द पेल्विस एंड इन्वॉल्व द ब्लैडर और रेक्टम, यानी कि स्टेज 4 में सब इन्वॉल्व हो जाता है, पेल्विस भी इन्वॉल्व हो जाता है, ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो जाता है, रेक्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है, स्टेजिंग है कि किस तरीके से आपका जो सर्विक्स का कैंसर है उसकी स्टेजेस डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the screening cancer detection test for the most common cancer in the woman is, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्क्रीनिंग कैंसर डिटेक्शन टेस्ट है जो बहुत कॉमन है किसमें, वुमेन्स में। तो बायोप्सी ऑफ सर्वाइकल टिश्यू, डायलेशन एंड कर्टेज, या पॉजिटिव खान्स टेस्ट, या फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो अगर हम बात करें स्क्रीनिंग कैंसर टेस्ट की, जो बहुत कॉमन कैंसर होता है किसमें, वुमेन में, तो वो हमारा होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी कि इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन की ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, ठीक है। बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेंगे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन यानी कि BSE एक ऐसी टेक्निक होती है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अर्ली चेंजेस इन ब्रेस्ट, ठीक है। जो अगर हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर किसी फीमेल को आना चाहिए ये करना, क्योंकि आपको जरा सा भी चेंजेस है तो वो इजी जल्दी हमें पता लग जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है ये हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो इसमें हम ज़्यादा जल्दी जो है क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं क्या, कोई भी चेंज जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट विद द कैंसर ऑफ लंग, यानी कि एक लंग का जो लंग कैंसर का पेशेंट है उसमें ऐसे इनमें से कौन से ऐसा सिम्टम्स होगा जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बहुत कॉमन होगा। तो एयर हंगर, एक्सर्शनल डिस्निया, या फिर कफ विद नाइट स्वेट, या फिर परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग, ठीक है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो लंग कैंसर किसी को होगा तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग। ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा। एयर हंगर नहीं होगा, सॉरी, एक्सटर्नल डिस्निया नहीं होगा, कफ विद नाइट स्वेट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग जो है देखने को पेशेंट को मिल जाएगा, किसको, लंग कैंसर वाले को। तो अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम ऑफ लंग कैंसर आर परसिस्टेंट और इंटेंस कफिंग, हॉर्सनेस, हेमोप्टिसिस, चेस्ट पेन, डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड, या विजलिंग एंड डिस्निया, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, लंग कैंसर में। और हेमोप्टिसिस क्या होता है, ब्लड इन स्पूटम, ब्लड इन स्पूटम, ठीक है। तो ये हमारा हेमोप्टिसिस कहा जाता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे किसमें, लंग कैंसर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, लिवर टिश्यू इज रिप्लेस्ड विद फिब्रोटिक टिश्यू, यानी कि जो लिवर के टिश्यू हैं वो रिप्लेस हुए हैं किससे, फिब्रोटिक टिश्यू।
दैट ऑल्टर्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर इज कॉल्ड, यानी कि जो नॉर्मल टिश्यू है वो किससे रिप्लेस हो गए, फिब्रोटिक टिश्यू से, और जिन्होंने क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया नॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर को, तो उसको हम क्या टर्म देंगे, सिरोसिस देंगे, फिब्रोसिस, साइनुसॉइड्स या फिर कार्सिनोमा। तो अगर हम बात करें तो हम उसको बोलेंगे सिरोसिस, ठीक है। तो लिवर, अगर लिवर में नॉर्मल टिश्यू फिब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो गया और उनका फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो गया है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इरिवर्सिबल फिब्रोसिस एंड डीजेनरेशन ऑफ लिवर, यानी कि इरिवर्सिबल फिब्रोसिस और डीजेनरेशन ऑफ रिवर पैरेन्काइमल फंक्शन सेल्स ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन कॉल्ड सिरोसिस ऑफ लीवर, यानी कि अगर इरिवर्सिबल फिब्रोसिस है एंड डीजेनरेशन ऑफ लिवर हमें देखने को मिल रहा है तो ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो हम उस डिजीज को बोल देंगे क्या, सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े तो वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, यानी कि लिवर सिरोसिस का एक मेजर कॉजेज हमें बताना है, दैट इज अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग या वायरल हेपेटाइटिस। तो ये हमें पता ही है कि लिवर सिरोसिस जो है वो किसके वजह से होता है, अल्कोहल अब्यूज के वजह से होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि अल्कोहल अब्यूज जो है वो एक ऐसा मेजर कॉज है जिसके वजह से लीवर सिरोसिस जो है देखने को मिलता है। तो ड्रग अब्यूज, स्मोकिंग, वायरल हेपेटाइटिस, ये सब ऑप्शन नहीं जाएंगे, ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर इज एक्सेसिव एंड क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल, यानी कि अगर बात करें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर की तो वो अल्कोहल होता है, अलोंग विद माल न्यूट्रिशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। किस अल्कोहल के साथ साथ माल न्यूट्रिशन और हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ अल्कोहल टू अल्कोहल भी हमारा एक मेजर कॉज होता है, ठीक है। अदर कॉजेज आर क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी, यानी कि जो और कॉजेज देखें तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हो सकता है, या हिपैटोटॉक्सिन्स, इट कॉजेज पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, ठीक है। आरवीएफ हो सकता है, नॉनल कॉलिक फैटी लीवर डिजीज हो सकता है, NAFLD उसको बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस NASH हो सकता है, एंड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। तो वो सारे हमारे जा सकते हैं अदर कॉजेज में, किसके, लीवर सिरोसिस के, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन था किसके बारे में, लिवर सिरोसिस के बारे में, और आज हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, ये इम्पॉर्टेंट क्लास थी, मैराथन क्लास थी, और इस क्लास में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट MSN यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वो सारे MCQs डील करे हैं जो हमें प्रीवियस एग्जाम में या फिर हमारे आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक ऐसा MCQs है कि आपको ये इनके बारे में पता होनी चाहिए, इन डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से डेली अप टू 28 ऑफ अप्रैल हम आपके लिए लाने वाले हैं मैराथन क्लास, यानी कि उस क्लासेस में आपको हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट MCQs जो है कराने वाले हैं, जो हमारे RRB एग्जाम के लिए होने वाले बहुत बेनिफिशियल। तो इसी तरीके से बने रहिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, फ्री माइंडेड होके बने रहिए GDC नर्सिंग क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।